नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु। पहले देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें डीबी लाइव के सौजन्य से, उसके बाद कुछ मनोरंजन की क्लिप्स। आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय भी बताइए कि इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो आइए पहले देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। बात होगी अन्नदाताओं के दिल्ली कूच की। न्याय यात्रा में राहुल गांधी के एमएसपी पर बड़े ऐलान की। देखेंगे कि कैसे फ्लोर टेस्ट जीतने के बाद भी नीतीश कुमार की बढ़ गई हैं उलझनें और किस तरह शरद पवार ने नए सिरे से घेर लिया है मोदी सरकार को। साथ ही देखेंगे कि पाकिस्तान में अब किसने किया सरकार बनाने का दावा और बात करेंगे तमिलनाडु में राज्यपाल ने क्यों बीच में ही खत्म कर दिया अभिभाषण। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बेरोजगारी के मुद्दे पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में युवा कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरा। विधानसभा घेरने का था प्लान। जीतू पटवारी समेत वीवी श्रीनिवास और अन्य कांग्रेस नेता हुए गिरफ्तार। चुनाव आयोग की तरफ से एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह अजीत पवार के गुट को दिए जाने के खिलाफ शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। दाल की महंगाई से नहीं मिली राहत। जनवरी 2024 में 19.54% रही दालों की महंगाई दर, जबकि जनवरी 2023 में 4.27% रही। शेयर बाजार में आई तेजी। सेंसेक्स 482 अंकों की तेजी के साथ 71,555 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 127 अंकों की तेजी के साथ 21,743 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। देश की राजधानी दिल्ली को एक बार फिर मोदी सरकार ने छावनी में तब्दील कर दिया है। अन्नदाताओं के दिल्ली कूच से घबराई मोदी सरकार ने उन्हें रोकने के लिए जमीन पर कीलें गाड़ दी हैं और आसमान से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। लेकिन अन्नदाताओं के बढ़ते कदमों को सरकार नहीं रोक पाई। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा तेज कर दिया है। किसानों के 13 फरवरी को दिल्ली चलो आह्वान ने पहले ही मोदी सरकार की घबराहट बढ़ा दी थी और अब किसानों के बढ़ते काफिले को देख सरकार बैकफुट पर आती नजर आ रही है। किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सरकार ने सीमाओं को बंद करने से लेकर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती तक करवा दी। कंटीली कीलों से बैरिकेडिंग भी कराई, लेकिन किसान अपनी जिद पर कायम है। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जारी रखते हुए किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले फेंके, पानी की बौछारें चलाई, यहाँ तक कि रबर की गोलियां भी दागी। खबरों के मुताबिक इस झड़प में कई किसान घायल हो गए तो कुछ प्रदर्शनकारी किसानों को गिरफ्तार भी किया गया है। एक तरफ सरकार किसानों को किए गए वादे पूरे करने को तैयार नहीं है तो दूसरी तरफ किसान भी हार नहीं मान रहे। अब किसानों को विपक्ष का समर्थन भी हासिल हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने न्याय यात्रा में जनसभा के दौरान जनता को कांग्रेस के शासन में एमएसपी की गारंटी सुनिश्चित की। किसानों के मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस की न्याय यात्रा को अचानक रोक दिया गया और राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ विशेष विमान में दिल्ली रवाना हो गए हैं। दिल्ली में वो किसानों से मुलाकात करेंगे, न्याय की जंग में उनके साथ खड़े होंगे। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने और प्रदर्शन के खिलाफ दायर 2 याचिकाओं पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने किसानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा, किसानों के दिल्ली जाने से रोकने और प्रदर्शन के खिलाफ दायर 2 याचिकाओं पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने किसानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा, किसानों और आम लोगों के अपने अधिकार हैं और उन्हें कुछ जगह पर प्रदर्शन की इजाजत मिलनी चाहिए। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम को चिट्ठी लिखकर 16 फरवरी को औद्योगिक और क्षेत्रीय हड़ताल का ऐलान किया है। 3 साल में दूसरी बार अन्नदाता अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरे हैं, लेकिन सरकार के अन्याय बंद ही नहीं हो रहे हैं। मोदी सरकार के इस रवैये पर आज राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जमकर सरकार की खबर ली है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बताया कि तानाशाही सरकार के लक्षण ऐसे ही होते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने एमएसपी की लीगल गारंटी पर बड़ा ऐलान किया है। क्या कहा है राहुल गांधी ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की न्याय यात्रा इस वक्त छत्तीसगढ़ पहुंच गई है। यात्रा ने 30 दिन पूरे कर लिए हैं और बीते 1 महीने में राहुल गांधी ने 9 राज्यों में जनता पर मोदी सरकार के अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की है। जनता ने भी यात्रा के माध्यम से अपनी आवाज उठाने की कोशिश की है और आज एक बार फिर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हुई विशाल जनसभा में कांग्रेस नेताओं ने किसानों के न्याय की हुंकार भरी है। अंबिकापुर में कला केंद्र में हुई इस जनसभा में जन सैलाब उमड़ा और राहुल समेत खड़गे ने भी जनता को संबोधित करते हुए किसानों के मुद्दे पर भाजपा को घेरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश में किसानों को जो मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए किसान दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। भाजपा सरकार ने एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की, लेकिन वो एमएस स्वामीनाथन की कही गई बात को लागू करने के लिए तैयार नहीं है।
कांग्रेस नेता ने किसानों को स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की गारंटी देते हुए कहा कि कांग्रेस का ये फैसला 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। न्याय के पथ पर ये कांग्रेस की पहली गारंटी है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन में मोदी को झूठों का सरदार बताते हुए मोदी की गारंटी को झूठा बताया। एमएसपी लागू करने की कांग्रेस की लीगल गारंटी भी दी। इसके साथ ही खड़गे ने पीएम मोदी को लोकतंत्र को न मानने वाला तानाशाह बताया। राहुल गांधी अपने पुराने तेवर के साथ मोदी सरकार को घेरने में लगे हैं। वहीं बिहार विधानसभा में अब पुराने अंदाज देखने को नहीं मिल रहे हैं। नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ सरकार में हैं। कल फ्लोर टेस्ट में सरकार पास भी हो गई और आज नई सरकार ने अपना बजट भी पेश कर दिया। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच विश्वास और तालमेल की कमी उजागर हो रही है, जबकि कांग्रेस और आरजेडी मजबूती के साथ एकजुट नजर आ रही है। क्या नीतीश इस कार्यकाल के बाद फिर से सत्ता में लौट पाएंगे? ये सवाल अब सियासी गलियारों में उठने लगा है। क्या है बिहार का हाल, देखिए इस रिपोर्ट में। 28 जनवरी को नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को धोखा देकर एनडीए में शामिल हो गए थे, पर इस बार ये उनके लिए कितना मुश्किल हो गया था, ये विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के समय उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। फिलहाल किसी तरह कुर्सी तो बच गई और आज नीतीश सरकार में वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बजट भी पेश कर दिया। लेकिन बिहार विधानसभा के माहौल में साफ नजर आ गया कि बीजेपी और जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों सत्तारूढ़ दलों के विधायकों में जबरदस्त असंतोष दिखाई दिया, जबकि कांग्रेस और आरजेडी के विधायक अपने नेतृत्व के साथ दिखे और इस तरह अविश्वास प्रस्ताव ने बता दिया कि नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए आने वाले लोकसभा चुनावों में रास्ता इतना आसान नहीं है जितना एनडीए गठबंधन समझ रहा है। दरअसल बीजेपी और जेडीयू के विधायक अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार के साथ नजर नहीं आ रहे थे। सिर्फ यही नहीं, नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने विधायकों को डिटेन भी करवाना पड़ा, जबकि बीजेपी के भी 3 विधायकों को बड़ी मुश्किल से विधानसभा में लाया गया। वहीं कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों में भगदड़ नहीं मची। मतलब साफ है कि उन्हें अपना भविष्य अपनी पार्टी में उज्जवल दिख रहा है। मतलब उन्हें उम्मीद है कि अगले चुनाव तक उनकी सरकार बन सकती है। विधानसभा में जिस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में जिस तरह का उत्साह दिखना चाहिए था, वो नहीं दिखा। नीतीश कुमार के चेहरे की घबराहट साफ बता रही थी कि वो अंदर से हिले हुए हैं। सम्राट चौधरी के भाषण में भी नाराजगी दिख रही थी, तो वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर विधानसभा में स्पीच देते हुए तेजस्वी के चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, उससे ये माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव बहुत जल्द कुछ बड़ा करने वाले हैं। बिहार विधानसभा में इस वक्त जो हाल सरकार का दिख रहा है, उसे देखकर राजनीतिक पंडित अनुमान लगा रहे हैं कि अब अगले चुनाव में बीजेपी और नीतीश के लिए आरजेडी मुश्किल खड़ी कर सकती है। बिहार में कल तेजस्वी यादव ने शानदार भाषण के साथ नीतीश कुमार के पलटने की पोल खोल दी। तभी से नीतीश कुमार हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं आज शरद पवार ने भी पीएम मोदी को संसद में नेहरू जी पर की गई गलत बयानी को लेकर घेरा और मोदी की खूब खबर ली। क्या कहा शरद पवार ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी पर लोकतंत्र को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने सोमवार को थाने जिले के उल्लासनगर में एल्गार परिषद की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान में निहित नागरिकों के अधिकारों पर हमला हो रहा है। ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरा है। साथ ही उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और संविधान के प्रमुख वास्तुकार बाबा साहेब अम्बेडकर को निशाना बनाए जाने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले संसद में हमने पीएम मोदी का भाषण सुना। पूरे भाषण में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना की और उन पर हमला किया, जिन्होंने आजादी से पहले 6 से 7 साल जेल में बिताए थे। आजादी के बाद उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को साथ लेकर एक लोकतांत्रिक देश का निर्माण किया। यह हमला उस व्यक्ति की नीतियों और निर्णयों पर किया गया था। पवार ने कहा कि इस तरह के हमले केवल व्यक्तियों को निशाना नहीं बनाते, बल्कि इन महान व्यक्तियों के निर्धारित मूलभूत मूल्यों और सिद्धांतों को व्यापक रूप से निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा कि इस हमले का मकसद बाबा साहब अम्बेडकर के दिए संविधान को कमजोर करना है और फिलहाल मोदी और उनके सहयोगी यही काम कर रहे हैं। पवार ने आगे भी कहा कि पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे कुछ देशों में जो स्थिति बनी हुई है, उससे बचने के लिए ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जिस संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, उसका संरक्षण किया जाए। साथ ही उन्होंने किसानों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर बढ़ते हमलों का भी जिक्र किया और शिक्षा में निजीकरण के खतरों के प्रति आगाह किया। इससे पहले पवार पुणे में पत्रकार निखिल वागले पर कथित तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले की निंदा की थी और कहा था कि आवाज उठाने वालों को बंद करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया जा
रहा है। बीजेपी अपनी मजबूती के लिए जोड़ तोड़ का सहारा ले रही है। मोदी, नेहरू, गांधी परिवार और कांग्रेस को कोसने में लगे हैं, लेकिन कांग्रेस फिर भी कमजोर पड़ती नहीं नजर आ रही है, बल्कि दोगुने जोश के साथ बीजेपी के झूठ को जनता के सामने ला रही है। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना पर कांग्रेस ने मोहन यादव सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना काफी समय से सुर्खियों में बनी हुई है। अब इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य की मोहन सरकार पर सवाल उठाए हैं। दरअसल 12 फरवरी को विधानसभा में राज्य का अंतरिम बजट पेश हुआ, मगर इसमें लाडली बहना योजना की राशि नहीं बढ़ाई गई। अब इस मुद्दे को लेकर जीतू पटवारी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सरकार लाडली बहना योजना में दी जाने वाली 1250 रुपए की राशि को नहीं बढ़ा रही है। वित्त मंत्री ने जो अंतरिम बजट पेश किया है उसमें ये साफ हो गया है कि जुलाई तक लाडली बहनों को 1250 रुपए प्रति माह ही मिलेंगे। उन्होंने सीएम मोहन यादव पर आरोप लगाते हुए लिखा कि मोहन यादव जी, समझ नहीं आता कि आपकी हिम्मत को दाद दूं कि या फिर लाडली बहनों के साथ हो रही धोखाधड़ी के लिए एक निंदा प्रस्ताव भेज दूं। जीतू पटवारी ने लिखा, वित्त मंत्री ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक के लिए अंतरिम बजट पेश किया है। इसमें महिला बाल विकास विभाग को 9000 करोड़ से ज्यादा की राशि दी गई है, जबकि माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए लाडली बहना की राशि को भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन अंतरिम बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं। एक, वोट लेने के बाद भूल जाने की पुरानी आदत को बीजेपी दोहरा रही है। दूसरा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अब महिलाओं के वोट की आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने लिखा कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बार बार अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं को धमकाया गया कि वोट नहीं तो योजना नहीं, लेकिन बाद में सब कुछ भुला दिया गया। भाजपा भले ही भूल गई, लेकिन महिलाएं याद रखेंगी, झूठ का पूरा और पक्का हिसाब लेंगी। गौरतलब है कि लाडली बहना योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी। इस योजना के जरिए हर महीने महिलाओं के खाते में रुपए डाले जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने योजना की राशि धीरे धीरे 1000 से बढ़ाकर 3000 तक करने का ऐलान किया था। हालांकि अब 1250 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। बजट में इस राशि को बढ़ाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अंतरिम बजट में इसे लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया। आम चुनाव से पहले देश में सियासी हलचल मची है, वहीं पाकिस्तान में चुनाव के बाद भी हलचल शांत नहीं हो पा रही है। अब तक नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टियां सरकार बनाने के दावे कर रही थी। अब इसमें इमरान खान की पार्टी ने भी दावा ठोक दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में इलेक्शन के 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि सरकार किसकी बनेगी। चुनाव से पहले अनुमान लगाया जा रहा है कि सेना के समर्थन से नवाज शरीफ को आसानी से सत्ता मिल जाएगी, लेकिन इमरान खान के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवार बड़ी संख्या में जीते हैं, जिन्होंने जनरल मुनीर का पूरा खेल बिगाड़ दिया है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने सत्ता में आने के लिए फॉर्मूला तय कर लिया है, लेकिन इन सब के बीच जेल में बंद इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने भी सरकार बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। पार्टी ने कई विशेष समितियों का गठन किया है, जो केंद्र में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा राज्य में पीटीआई की सरकार बनाने की रणनीति बनाएंगी। दरअसल चुनाव नतीजों के बाद पीटीआई की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सरकार और संसदीय पदों पर लोगों की नामांकन प्रक्रिया को जल्द पूरा करने पर सहमति बनी। वहीं पीटीआई चुनाव में धांधली का भी आरोप लगा रही है और इसे लेकर उसके नेताओं ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी से मुलाकात की। पीटीआई का आरोप है कि चुनाव नतीजों की गिनती के दौरान वे एक समय 170 नेशनल असेंबली सीटों पर आगे चल रहे थे, लेकिन इसके बाद पीएमएलएन के पक्ष में चुनाव को मोड़ दिया गया। पीटीआई ने नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पीपीपी के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान आम चुनाव में पीटीआई समर्थित 101 निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं और पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पीटीआई ने बयान जारी कर बताया कि उनकी पार्टी को रोकने के लिए अनैतिक तरीके से पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन देश की जनता ने इमरान खान पर विश्वास रखा और अपने वोटों से उन्हें देशभक्ति का सर्टिफिकेट दिया है। और इसके साथ ही इमरान की पार्टी ने ये भी साफ कर दिया है कि वो सरकार बनाने की दावेदारी बहुत जल्द पेश करेंगे। अब बात तमिलनाडु में राज्यपाल और सरकार के बीच बढ़े टकराव की। तमिलनाडु में विधानसभा सत्र में राज्यपाल आर.एन. रवि ने अपना अभिभाषण अधूरा ही छोड़ दिया। राजभवन का कहना है कि अभिभाषण में तथ्य गलत दिए हुए थे, इसीलिए राज्यपाल ने अभिभाषण बीच में ही खत्म कर दिया। राज्यपाल के इस रवैये से एक तरफ लोकतांत्रिक परंपरा में बदलाव आया, वहीं सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव भी बढ़ गई है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से की जाने की परंपरा भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में है। अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की नीतियों, कार्य योजनाओं और उपलब्धियों का जिक्र राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल करते हैं, लेकिन तमिलनाडु में इस परंपरा का पालन नहीं हो रहा है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने एम.के. स्टालिन की अगुवाई वाली सरकार में अपना अभिभाषण यह कहते हुए बीच में खत्म कर दिया कि वह अभिभाषण की सामग्री को लेकर सरकार से असहमत हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि अभिभाषण में गुमराह करने वाले तथ्य शामिल हैं।
इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करने के लिए भी डीएमके सरकार की आलोचना की है। इस विवाद के कारण एक बार फिर राज्यपाल और डीएमके सरकार के बीच टकराव सामने आ गया है। वहीं इस मामले में तमिलनाडु के राजभवन ने सफाई देते हुए कहा कि राज्यपाल का अपमान विधानसभा के स्पीकर एम अप्पावू ने किया है। राज्यपाल का अभिभाषण वास्तविक तथ्यों वाला होना चाहिए, जबकि राज्य सरकार की ओर से जो अभिभाषण तैयार किया गया था वह सच्चाई से परे था, इसलिए उस अंश को पढ़ा नहीं जा सकता था। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल को नाथूराम गोडसे का अनुयायी और उससे भी अधिक कहकर अपमानित किया था। आपको बता दें कि राज्यपाल ने कहा है कि अभिभाषण में ऐसे कई संदेश हैं जिनसे वे तथ्यात्मक और नैतिक आधार पर स्पष्ट रूप से असहमत हैं, इसलिए ऐसे अभिभाषण को अपनी आवाज देना संविधान का मजाक उड़ाने के बराबर होगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैं सदन में अपना अभिभाषण समाप्त करता हूं। मैं कामना करता हूं कि यह सदन लोगों की भलाई के लिए सार्थक और स्वस्थ चर्चा करे। और बुल हेलो। अभी बिग बॉस के बारे में तो मैं पूछ नहीं सकते ना, खत्म हो गया। व्हाट टू यू आस्क? आपको अच्छा लगा मुनावर जीते? यस, वेरी वेरी। पीछे लेना बड़ा भाई थोड़ा फोन यार। अंकिता जी टॉप 3 में नहीं है, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग मैं था। एक्चुअली ऑनेस्टली शो देखती नहीं, बट मुनावर से मैं मिली एंड अंकिता को भी बहुत अच्छा लगा। बट ऐसा लग रहा था ना अंकिता जी टॉप 3 में तो जरूर आएगी। मैंने देखा नहीं है ना, मुझे ज़्यादा पता नहीं। ओके, आपको देख पाएंगे कोई रियलिटी शोज में? Never know. I not if there is scope for sure. बिग बॉस ही कर लो। बस बस, थैंक यू थैंक यू। ये हाईलाइट देखना पड़ेगा बिग बॉस का। एक्चुअली मैं यहाँ से कहीं और जाने वाली थी, I thought I'll see you all there. यार देखो ना यार, क्या बोलूँ मैं। आपने वो देखा? फिल्म बहुत अच्छी है, गॉड ब्लेस देम ऑल, बट बहुत- वही मैं बोल रही हूँ। नहीं, नहीं, अभी वो जो पिक्चर आई बनेगा ना हमारे शो पर, ऑल द बेस्ट टू देम, बट रजनी तो है ही। बट कई लोग ने काफी मिस किया वो फिल्म देखने के बाद। आपने, मैंने तो ट्रेलर में ही बोल दिया था, ये हमने देख चुके हैं पहले। वही तो ना, अभी क्या बोले, बट इट्स ओके। मेरा जो कैरेक्टर था, आई एम वेरी हैप्पी आई कुड प्ले इट लाइक द वे। इतना प्यार आज भी इतने सालों बाद मिलता है तो। पर मुझे इस बात का दुख है कि ये मेकर्स ने अभी तक क्यों नहीं सोचा कि पार्ट 2 बनाना चाहिए। आप पूछ रहे हैं, ऑडियंसेस पूछ रही है, मेकर्स शुड हैव मेड अ पार्ट 2, बट इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय प्रोड्यूसर्स, उन्हें भी बनाना है। द अदर मेकर्स बनाए तो अच्छी बात है। एक आपकी एक गाड़ी विषय के आगे लिए रुक जाओ ना थोड़ा। गाड़ी आगे एक वॉकिंग दे दो ना गाड़ी। एक स्टेप पीछे चले जाओ ना मैम, एक स्टेप पीछे। अरे अच्छा है, वॉकिंग आ रही हो। थोड़ा आगे आइए ना। और आगे हाँ जी, शादी की तैयारी शुरू हो गई है, यहाँ शॉपिंग करने आई हो गई। शॉपिंग चालू है, बहुत टाइम लग रहा है। हाँ, शादी के तो बहुत सारे प्रिपरेशन है यार, मुझे पता ही नहीं चला। उनकी शादी है, शादी का कॉन्ग्रेचुलेशन बोल मैम को। सच में? हाँ, थैंक यू। अभी वो कुर्ता लेने जा रहे हैं आप? हाँ, नहीं, मंगनी बाकी है अभी। क्या बोल रहे हो? अभी आपकी एंगेजमेंट बाकी है ना मैम? एंगेजमेंट हो गया। तू पागल पूछ क्यों रहा है? जर्नलिस्ट को ही नहीं पता है। नहीं, पूछ रहा था मुझसे। नहीं, मैंने नहीं पूछा। और मुझे उसमें सुनाई दे देगा जब आप लोग अपलोड करोगे। हाँ मैम, सॉरी। चलो फटाफट। थैंक यू। हाँ वो क्या कुर्ता। हाँ मैम वो हाँ, मैं ले रही हूँ यार, बहुत सारी ज्वेलरी ले रही हूँ, पर लाइक एक चीज नहीं, ऐसे छोटा छोटा ही पहनती हूँ, ज़्यादा बड़ा बोलना। इधर देखो दिव्या जी। हाँ, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। कभी है शादी? शादी बॉम्बे में है? पता नहीं, बताऊंगी यार, बताऊंगी। अकेले अकेले करोगे? धीरे 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 धीरे। नहीं, वो- अकेले कौन शादी करता वो कुर्ता लेने जाना पड़ेगा ना, जल्दी से बताओ फिर वो। है? राइट। हाँ, क्योंकि ये वाला तो मुझे ही सिलेक्ट करना है ना। हाँ
ये बात तो बराबर है। और मैं किसी और की चॉइस सुनती ही नहीं हूँ, क्या बात है, आप जिंदाज हो। है ना, मुझे मेरी चॉइस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू मैम। मैं अपनी खुद की आ फेवरेट जाते हो बुलाने पे। हाँ, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, ये बार बार बोल के कुछ नहीं बोलता है। क्या बोल रहे हैं। रुको रुको, उधरी उधरी, हाँ बस बस, हाँ। बाय, कॉन्ग्रेचुलेशन। चले कुर्ता लेने चलो सब। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।